हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी सेपियंस। प्रतीक जैन दिस साइड। तो आज भाई एक नई सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है ना। आज हमारा क्लास 11th की फिजिक्स का पहला लेक्चर है। सो दिस सीरीज इज स्पेशली फॉर नीट 2022 एंड 2021 एस्पिरेंट्स, है ना। वो बच्चे जो अभी क्लास 11th में जस्ट एंटर करें क्लास 10th के बाद, और वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में है पर उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज करा कि उनकी 11th अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है और उनको 11th को प्रॉपर वे में पढ़ना है, नीट के लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक चीज को कवर करने वाले हैं इस क्लास में। और आज पहली क्लास है, तो जो बच्चे इस वक्त आ चुके हैं ना, बहुत सही टाइम पे आए हो, है ना, बहुत सही टाइम पे आए हो। क्योंकि हमेशा जब भी हम चीजें पहली क्लास से अटेंड करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा भी बच्चा है कि जो पहली बार आया, कोई नए स्टूडेंट्स है तो जल्दी से हाई लो कर लो। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ यू। हाँ, हेलो आयुषी, हेलो अमीशा, हेलो अर्जुन, टेक्निकल वर्ल्ड अर्जुन, पूजा, शिवम, सत्यम, भारती, हेलो एवरीवन, सबको हाय, सबको हाय, है ना। ठीक है, सबको हाय ना। ठीक है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बाकी तो तुमको पता ही होगा ना। आई वर्कड एज ए सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट कोटा। उसकी के साथ साथ राइट नाउ आई एम द टॉप फिजिक्स फैकल्टी ऑन अनअकैडमी, है ना। मैंने कई भाई टॉप कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है इंडिया में, कई प्लेसेस पे। ठीक है, और उसके साथ कई टॉप AIRs भी निकाली हुई है ना। चलो यार स्टार्ट करते हैं ना फिर अपन। ठीक है, मैं तुम्हें अनअकैडमी प्लस जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे उसके बारे में क्लास के एंड में बता दूंगा। ठीक है, अगर ज्वाइन करो तो याद रखना ये कोड यूज करना है। इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है तुमको, और तुमको मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलती है ना। प्रीमियम ग्रुप मतलब जो बच्चा 1000 तक रैंक ला सकता है ना, प्रीमियम ग्रुप से तुम 100 भी रैंक ला सकते हो, इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में क्लास के एंड में बताऊंगा। बाकी तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @NEET_physics, है ना। तो जो भी मेरी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस होती है उनके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं ना, चलो लेट्स बिगिन। तो यार आज हमारी पहली क्लास है ना। ठीक है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, जो 12th के बच्चे हैं अच्छी बात है ना। ठीक है, पर ठीक है ना, कहीं ना कहीं, है ना, तो फिजिक्स होती है। ठीक है, मुझे यार एक बार ये बता दो, कितने 11th वाले बैठे हैं और कितने 12th वाले बैठे हैं, और कुछ ड्रॉपर्स वाले भी बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? जल्दी से कौन कौन सी क्लास में तुम लोग, जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे कि कौन कौन सी क्लास से हो तुम लोग। क्लास 11th हो, 12th हो, ड्रॉपर्स हो, कौन सी क्लास के हो? हाँ, 12th क्लास में हमेशा, ओके। हाँ ठीक है, मुझे पता करना है ना। 11th में है प्रियांशु, वेरी गुड। प्रदीप शिस्ता ड्रॉपर भी है। 12th ड्रॉपर्स, 11th 12 ड्रॉपर, 12th ड्रॉपर्स, 11 12 ड्रॉपर। अरे भाई ड्रॉपर्स तो हर जगह छाए हुए हैं भाई हर जगह ड्रॉपर्स। 12th 11th 12th 3 years गैप, वेरी गुड बेटा अखिलेश, 3 years, वेरी गुड। 11 12 11 12, ठीक है, चलो ठीक है, ड्रॉपर 11 ड्रॉपर ड्रॉपर, ठीक है, डन डन, मैं समझ गया, सब मिक्स्ड है, सब मिक्स्ड है ना। एनीवेज, है ना। देखो यार, क्योंकि ये क्लास 11 की सीरीज है तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि तुम सब मेरे लिए क्लास 11 में हो और हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे ना। तो हर एक चीज को बहुत डिटेल और थरोली कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, और यार फिजिक्स से प्यार कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि तुमको ये पता है कि, है ना, नीट में अगर कोई चीज सबसे बड़ा, है ना, नीट एग्जाम निकालने में कोई चीज सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो फिजिक्स है ना। 90% से ज्यादा बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते क्योंकि फिजिक्स उनको रोक देती है। और तुम्हारा कोई सबसे बड़ा साथी हो सकता है जो तुमको एम्स दिल्ली तक घुसा सकता है, या फिर मेम्सी या AFMC जैसे कॉलेजेस में ले जा सकता है, वो भी फिजिक्स है। तो ये तुम्हारी, इसको तुम किस MIT में, उन्होंने कहा है टीचर्स हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। और बिल्कुल सही कहा है। मतलब फिजिक्स अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना यार, उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना। और जब तुम अभी जो बच्चे मेरी क्लासेस करते हैं दे ऑलरेडी नो इट, और अभी तुमको पता चलने वाला है। तो ये एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है तुम्हारी लाइफ का। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स है क्या ना, फिजिक्स है क्या? तो मैं मान के चल रहा हूं तुम में से ड्रॉपर्स हैं, 12th के 11th है, तुमने कई चीजें देखी होंगी राइट। कुछ बच्चे होंगे जो 10th से अभी जस्ट 11th में आए, है ना। तो 10th क्लास में तुमने कई चीजें पढ़ी होंगी, कई चीजें नहीं पढ़ी होंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं यार, हम जो 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ने वाले ना, द क्लासिकल फिजिक्स, इसको अगर तुम सही ढंग से पढ़ लोगे ना, मतलब तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तुम अपने अराउंड कितनी सारी चीजें होते हुए देखते हो, समझते नहीं हो। बिलीव मी, उसमें से कई चीजें, अराउंड 70-80% चीजें हम क्लास 11th की फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम उन फिनोमिनन्स को जितने भी हमारे अराउंड होते हैं उनको समझ सकते हैं। उसमें से कुछ मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट आई विल आस्क यू राइट। आई होप सभी जानते होंगे कि पानी के अंदर जाके ये जादू कैसे होता है। आई थिंक सभी जानते होंगे ना, बेंड कैसे हो जाती है। आई होप एवरीवन नोस राइट। तुम लोग मुझे आंसर बता दे जाओ, जितनी चीजों के तुम्हें आंसर पता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों का लेवल क्या है ना, क्योंकि मेरी क्लासेस कंप्लीटली इंटरेक्टिव होती है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तुम लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से अगला क्वेश्चन चेंज हो सकता है, अगले नोट्स बदल सकते हैं ना। सो माई क्लासेस आर कंप्लीटली डायनामिक, ओके। हाँ, माई फिजिक्स इज वेरी वेरी वीक, है ना।
बेटा ये तुम्हारे साथ नहीं, नीट के 95% बच्चों की यही कहानी है, और यही मैं करता हूं ना, फिजिक्स से प्यार कराना। एक बार बस तुम्हें फिजिक्स से प्यार करना है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, मेरे नोट्स 100% है, तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। माई नोट्स आर 100%, है ना। तो अगर तुम सिर्फ नोट्स ही बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे ना, हाई चांसेस है 120 प्लस तो आ जाएंगे, और साथ में थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, जो मैंने बताया वो तरीके फॉलो कर लिए, 160 प्लस पहुंच जाओगे फिजिक्स में। बिलीव मी, है ना, बिलीव मी। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन आई नो एवरीवन नोस। और ये बताओ ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे ये सफेद लाइट जा रही है और ये सतरंगी लाइट बाहर निकल रही है, ये कैसे हुआ है ना। ये मैजिक कैसे हुआ कि भाई व्हाइट लाइट अंदर जा रही थी और बाहर ये सतरंगी लाइट निकल रही है, ये कैसे हुआ, कोई बता सकता है क्या, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। ये रिफ्रैक्शन से हुआ है क्या गाइस, इज दिस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इज दिस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टेल मी। क्या बोलते हैं इस फिनोमेनन को, हाँ डिस्पर्शन, ओके, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर हुआ कैसे, चलो ये तो नाम है यार, डिस्पर्शन इज जस्ट अ वर्ड, राइट। याद रखना फिजिक्स फैक्ट्स में नहीं है, फिजिक्स हाई फाई शब्दों में नहीं है, फिजिक्स समझने में और बहुत आसान है। तो कोई समझा सकता है ये हुआ कैसे, मतलब सफेद लाइट से इतने सारे रंग कैसे बन गए, अलग अलग रंग कैसे बन गए, है ना, ठीक है। डिस्पर्शन मैंने सुन लिया, बट या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द टर्मिनोलॉजी, राइट। अगर तुम टर्मिनोलॉजीज याद कर रहे हो, तुम इंग्लिश में डेफिनेशंस रट रहे हो, तो नीट में तो तुम ज्यादा आगे नहीं जाने वाले बेटा। जब तक तुम फिजिक्स को फील नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक ज्यादा आगे नहीं जाने वाले। हाँ, ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटीज, ओके, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं बहुत सारे आंसर दे रहा हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है ठीक है। एक्चुअली व्हाइट लाइट बहुत सारी वेवलेंथ से मिलकर बनी है ना, इट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, है ना। जब वो सारी वेवलेंथ्स राइट प्रोपोर्शन में होती हैं, तो हमारी आईज उसको कैसे सेंस करती हैं, एज ए कलर व्हाइट, है ना, ठीक है। पर जब उनको हम अलग अलग कर देते हैं, तो हमें सारे कलर्स दिखते हैं ना, और 7 कलर्स नहीं होते, ये इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, ठीक है। हम ब्रॉडली इनको 7 कलर्स बोलते हैं, विबजियोर, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीजें ना, डिटेल डिस्कशन नहीं है ना। देखो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था यार, है ना, जिसने अराउंड 17th 18th सेंचुरी में हिला दिया था, मतलब 17th सेंचुरी में हिला दिया था साइंटिस्ट, लाइक कि कैसे हो रहा है ना। ये मान लो बहुत ही कम फ्रिक्शन है, ये जो भी बोर्ड है इस पे बहुत कम फ्रिक्शन है ना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम फ्रिक्शन है। तो इस पे देखो अपन ने ये 5 अलग अलग तरह की चीजें गिरा रहे हैं ना। एक क्यूब है ना, एक सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर है, उनमें से एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर भी मास है, होलो स्फीयर मतलब फुटबॉल टाइप का खोखला। तुम देख रहे हो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, हमें लगता है कि रोलिंग वाली चीज सबसे पहले नीचे जानी चाहिए, ये 4 चीजें रोल कर रही है, पर क्यूब सबसे पहले नीचे पहुंच रहा है। मतलब मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था यार, अगर मैंने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी होती ना, कोई मुझसे पूछता कौन सबसे पहले नीचे जाएगा, मुझे वो तो नहीं पता होता, पर मैं ये जरूर बताता कि क्यूब लास्ट में नीचे जाएगा। पर तुम देख रहे हो क्यूब सबसे पहले नीचे जा रहा है, कैसे मतलब ये मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, मेरे लिए तो नया है। और फिर देख रहे हो ये चारों अलग अलग जा रहे हैं, ये लाल वाली सबसे नीचे जा रही है, रिंग सबसे लास्ट में जा रही है नीचे, क्यों, किस चीज पे डिपेंड करता है ना, कोई बता सकता है, क्योंकि यहां पे ड्रॉपर और 12th के भी बच्चे, कोई बता सकता है किस चीज पे डिपेंड करता है। हाँ, इसको हम रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, है ना। इसको हम कहां पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा क्लास 11th में, रोटेशनल करके एक चैप्टर आएगा, हम बिल्कुल ड्राइव करेंगे इसका फॉर्मूला ना। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी, जेई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नहीं शेप नहीं, वेट की वजह से नहीं, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द राइट वर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ठीक है। पर अपन इसकी फील करेंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बस एक शब्द है, उसकी फीलिंग है ना, ठीक है ना। ये सभी ने देखा होगा, बता सकते हो इसको क्या बोलते हैं, हाँ भाई ये जो भी हो रहा है क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस डिवाइस का नाम पता है, इस डिवाइस को बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल, है ना। बड़ा मजेदार डिवाइस होता है यार, इससे खेलने बैठ जाओ ना तो घंटों निकल जाते हैं, इतनी फिजिक्स सिखा देता है ये, है ना। तो ये कॉलिजन के बारे में बता रहे हैं, इलास्टिक कॉलिजन, राइट, है ना। मतलब तुम्हें ये 3 बॉल मूव करती हुई नहीं दिख रही, पर इनके थ्रू देखो इसमें ट्रांसफर हो रहा है मोमेंटम, है ना। अभी तुमको नहीं पता इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, पर रोटेशन से जस्ट पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉलिजन करके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वहां पे हम ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझेंगे, है ना। हाँ ठीक है, चलो ये डिवाइस मुझे बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है यार, है ना। मतलब दिस इज माय पर्सनल हेयर स्टाइलर, है ना। मुझे जब भी कभी पार्टी आर्टी में जाना होता है, मैं इस डिवाइस पे अपने हाथ रखता हूं, मेरे बाल बिल्कुल सेट हो जाते हैं, है ना। सो दिस इज माय पर्सनल हेयर स्टाइलर। कुछ ज्ञानी लोग इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, वेंडीग्राफ जनरेटर, है ना। कुछ ज्ञानी लोग इस डिवाइस को बोलते हैं वेंडीग्राफ जनरेटर। तो यार ये कैसे करता है, ये जादू कैसे, मतलब जेल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बाल एकदम से बिल्कुल सेट, ऑल सेट कैसे हो जाता है, कोई बता सकता है, हाँ भाई कोई बता सकता है, मतलब बाल ऑल सेट कैसे हो गया ये काम।
सर बाकी स्फीयर्स मूव क्यों नहीं करती, बताएंगे बेटा। अभी अपन देखो वो नहीं कर रहे ना, वो अपन रोटेशनल में पता चलेगा। मैंने कहा ना बस मैं दिखा रहा हूं, मजा आने वाला है। फिजिक्स से हम प्यार करने वाले हैं ना, फिजिक्स से अपन प्यार करने वाले हैं। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ट्रांसफर नहीं 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 चार्ज, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ कुछ हद तक सही है। इसको वेन डी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। मैं अभी अगर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ना तो भी समझ में नहीं आएगा, द थिंग इज दैट, है ना। बट जब हम इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आएगा, इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके आएगा। तो इसका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, चार्ज तुम्हारी बॉडी में जाता है, लेट से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तुम्हारे बालों में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो गया, वो आपस में रिपल करेंगे, ऑल सेट, हेयर स्टाइल सेट हो गई। ना कोई जेल की जरूरत है ना कोई वैक्स की जरूरत, ना ऑयल की जरूरत, ना शैम्पू करने की जरूरत, बस हाथ रखो पार्टी में जाओ। हाँ भाई है या नहीं, ठीक है। और ये भाई ये तो अलग ही लेवल है, ये डिवाइस देख रहे हो, ये तो अलग ही लेवल है, ये बताओ। हाँ भाई पता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर फेरेडे केज। ये तो वही वेन डी ग्राफ जनरेटर है, एक बहुत बड़ा वेन डी ग्राफ जनरेटर है, और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तुम इसको अपने घर पे भी बना सकते हो वेन डी ग्राफ जनरेटर, इट इज वेरी इजी राइट। छोटा वाला, मतलब बड़ा वाला नहीं है ना, बड़ा वाला थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फेरेडे केज, है ना। तो भाई ये एक जादुई पिंजरा टाइप का है, मतलब अगर तुम इसके अंदर बैठ गए, कोई कभी तुम्हें करंट लग ही नहीं सकता। इसके अंदर अगर तुम चले गए, कितना भी हाई पोटेंशियल आ जाए, कितना भी करंट हो जाए, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। कैसे, मतलब भाई ये मतलब समझो बिल्कुल कंप्लीटली सेफ जगह। ये बहुत हाई पोटेंशियल पे होता है, तुम समझ रहे हो। एयर, पता है ना, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेन डी ग्राफ जनरेटर का पोटेंशियल इतना हाई होता है कि एयर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है। चार्ज एयर से फ्लो कर रहा है, तो तुम सोच सकते हो पोटेंशियल कितना हाई है। यहां पे कोई वायर नहीं लगाया, इन दोनों के बीच में कोई वायर नहीं है बेटा, एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। स्पार्क देखा है कभी निकलते हुए, वो तब होता है जब बहुत हाई पोटेंशियल, बहुत हाई वोल्टेज, पोटेंशियल वर्ड शायद तुम लोग जानते नहीं होगे, वोल्टेज बोलते थे, बहुत हाई वोल्टेज है। बट दिस गाय इज कंप्लीट, एंड देखो मजे ले रहा है यार पिंजरे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंदर से इंसुलेटिंग है, इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए परफेक्ट कंडक्टर। ऐसा नहीं अंदर से इंसुलेटिंग है ये डिवाइस। मजे ले रहा है भाई, वो टच करके मजे ले रहा है, मतलब बंदा मजे ले रहा है अंदर। अरे अच्छा लग के देखो, करंट मुझे लग के देखा है ना। तो अगर तुम इसके अंदर चले गए, ना तो शक्तिमान तुम्हारा कुछ कर सकता है, ना थोर कुछ कर सकता है, यू आर कंप्लीटली सेफ। समझ में आई बात, है ना। तो कैसे हो रहा है भाई, क्यों नहीं लग रहा ना। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा पर समझ में नहीं आएगा। कभी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकता, इट ऑलवेज रिमेन्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बट ये भी अगर अपन क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ना। हाँ भाई समझ में आ रहा है। इज दिस क्लास सुइटेबल फॉर नीट 2020 एस्पिरेंट्स? नहीं, मैं नीट 2020 के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा ज्यादा, स्पेशली नीट 2021 एंड 2022। 2021 एंड 2022 के लिए करूंगा, पर नीट के बच्चे देख सकते हैं। देखो इट डिपेंड्स यार, तुम्हारा लेवल क्या है। इंप्रूवमेंट तो सबका होगा, इंप्रूवमेंट तो तुम जितना अटेंड करोगे इंप्रूवमेंट होगा। तुम्हारा एग्जाम अभी 2-3 महीने बाद होगा, देख सकते हो, इट इज योर विश। बट मेनली फॉर 2021 एंड 2022 एस्पिरेंट्स ना। और यार तुमको अच्छी लग रही है ना यार, तो लाइक ठोक दो और शेयर कर दिया करो, है ना। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, बताओ यार। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिजली कैसे कड़कती है, सुना होगा ना वो, अरे वो था ना, हिंदी की किताब में पढ़ाते हैं ना कुछ, क्या था वो, बिजलियों के कड़कने से कड़कता है कड़क सिंह, और कड़क सिंह के कड़कने से कड़कती हैं बिजलियां। हाँ भाई, तो ये बिजली भाई कैसे कड़कती है ना, और ये नीचे ही क्यों जाती है, कभी ऊपर क्यों नहीं जाती इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा नीचे ही आती कहां से है, और हमेशा नीचे ही क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती इलेक्ट्रिसिटी कभी, है ना। जो बोल्ट होता है, थंडर होता है ना, और जो थोर है हमारा, है ना, ठीक है, बोलते हैं थोर इज द गॉड, है ना, जो भी गॉड है उसके पास जादुई शक्तियां हैं। पर अगर हम इसको फिजिक्स के टर्म में समझना जाए, तो क्या हम बता सकते हैं कि थोर का, जब थोर भाई इलेक्ट्रिसिटी मंगाता है ना, वो बोलता है ना, और आसमान से बहुत सारा करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बोल्ट आता है ना, तो क्या बता सकते हो उस समय थोर के, क्या तुम बता सकते हो थोर के हैमर का पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होगा उस वक्त, क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या बता सकते हो, है ना। जब थोर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करता है, अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में समझना जाए, तो उस वक्त थोर ऐसा क्या करता है उसके हैमर में, क्या उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्या वो जीरो होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जो इतना सारा करंट आ जाता है, क्या करता है एग्जैक्टली। हाँ, तूफान के देवता बेटा मोर देन एनफ है रूपेश, है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, वाओ टीचिंग स्टाइल, थैंक यू बेटा ज्योति, थैंक यू। ग्रेविटेशन, ना ग्रेविटेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं गाइस, इसका ग्रेविटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तुम्हें 9th क्लास की फिजिक्स नहीं आती, 9th क्लास में फिजिक्स होती ही नहीं है
भाई फिजिक्स की स्टार्टिंग 11th क्लास से होती है। देखो मेरी क्लास करने के लिए प्री रिक्विजाइट बता देता हूं। तुमने अगर कभी न्यूटन का नाम नहीं सुना तो भी मेरी क्लास कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता कि वेलोसिटी क्या होती है तो भी मेरी क्लास कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता करंट क्या होता है तो भी मेरी क्लास कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता ओम या रेजिस्टेंस क्या होता है, तुम्हें नहीं पता मोशन क्या होता है, तुम्हें नहीं पता डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम मेरी क्लासेस कर सकते हो और हर एक चीज समझ में आएगी। मैं फिजिक्स बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊंगा। अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कर देंगे, समझ पूरा, है ना। नीट में 160 प्लस, है ना। सिर्फ तुम्हें 10th तक की मैथ्स आनी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है भाई? प्लस माइनस ये जोड़े बच्चों वाली होती है ना, जो बच्चों वाली गणित और जो बच्चों वाली कैलकुलेशन, वो आनी चाहिए बस। अगर वो आती है तो बाकी जिम्मेदारी हमारी है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। और भाई हमारे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना पे आ जाओ। बहुत भी होता है ना, किसी की गाड़ी से पेट्रोल चुराना होता है। चुराया है कभी पेट्रोल? हाँ भाई, कभी किसी की गाड़ी से पेट्रोल चुराया है? ये डिवाइस पेट्रोल चुराने के काम आता है। हाँ, या फिर देखा है कभी किसी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पेट्रोल ट्रांसफर करना होता है, एक पतला सा पाइप लेते हैं, ऐसे खींचते हैं, दिस इज कॉल्ड साइफनिंग, है ना। मतलब तुमने अगर इसको इतना खींच दिया कि एक बार इस पाइप में से एयर चली गई, पूरी एयर निकाल दी तुमने बाहर और लिक्विड का फ्लो होने लगा, तो थोड़ी देर बाद ये कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा और ये कंटेनर फिल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये कंटेनर खाली हो जाएगा और ये कंटेनर फिल हो जाएगा। और इसमें कोई मोटर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अपने आप हो रहा है। कैसे भाई, कैसे, है ना। साइफन, दिस इज कॉल्ड साइफन। हाँ, इसकी क्या फिजिक्स है भाई? बचपन में करा होगा यार, है ना। घर में भाई टैंक वगैरह होता था पानी का, उसमें से, पता नहीं तुम लोगों ने करा नहीं भाई, हम तो बहुत करते थे। पाइप डालते थे, ऐसे खींच के पानी खींचते थे, कई बार मुंह के अंदर चला जाता था तो ठसका जाता था ना। तुम्हें बिल्कुल सही खींचना होता है। अगर तुमने कम खींचा पानी तो वो वापस चला जाएगा, तुमने ज्यादा खींचा तो पेट के अंदर चला जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक आर्ट होता था। तुम्हें इतना ही खींचना है कि बस माउथ के अंदर आए और फिर छोड़ देना है, फिर वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता जाता है। तो ये भी अपने आप में एक आर्ट है। हाँ हाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, गलत नहीं है ये आंसर, बट बहुत फिजिक्स है। साइफन के थ्रू मैं ना फ्लूइड के पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, कंटिन्यूटी से लेके बर्नौली से लेके एक एक कंसेप्ट, फ्लूइड डायनामिक्स का हर एक कंसेप्ट फील करा दूंगा साइफन के थ्रू। ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे फ्लूइड में ना, ये क्लास 11th में ही पढ़ेंगे जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्लास 11 फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फ्लूइड डायनामिक्स टू बी प्रिसाइज, राइट, फ्लूइड डायनामिक्स में आता है, ये डायनामिक्स का पार्ट है। कोई नहीं, अभी चैप्टर के नाम भी समझ में आ रहे हैं, नॉट एन इशू, राइट, नॉट एन इशू, ठीक है। चलो, है ना, ये भी फ्लूइड में तुम देख रहे हो। मतलब फिजिक्स में तुम देख रहे हो कितने जादू होते हैं यार। फिजिक्स मतलब जादू, सीरियसली। मतलब पुराने जमाने में लोग जादू करते थे, हम भी जादू करते हैं, हम जादू को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, हम किसी को भी सिखा सकते हैं जादू, है ना। तुम देख रहे हो यार, इधर पे मान लो ये इतना दूर जा रहा है, फिर ये जब तुम बीच में गए तो ये ज्यादा दूर जा रहा है, देखो ये वाला ज्यादा दूर जा रहा है, ये जो है बीच वाला है इसका पानी ज्यादा दूर तक जा रहा है, पर फिर ऊपर गए तो इसका कम दूर जा रहा है। मतलब तुम समझो पानी की मैक्सिमम रेंज कहां रही है, जो सेंटर पे होल करा है। इस टैंक में तुमने 3 होल कर रखे हैं और मैक्सिमम रेंज किसकी है? सेंटर वाले की। ऐसा नहीं है, अपन को लगता क्या है सोचने में, जितना ऊपर जाएंगे जो पानी ऊपर के होल से निकलेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम रेंज आती है जब होल सेंटर में होता है। क्यों, है ना। तो हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि यहां से जो पानी निकलता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यहां से जो पानी निकलता है उसकी स्पीड कम होती है, पर उसे गिरने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है, इसको गिरने के लिए कम समय मिल रहा है। इन दोनों की रेंज बराबर होती है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, तो ये बराबर दूरी पे गिरते हैं। नीचे और ऊपर वाले होल का पानी अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, बराबर दूरी पे गिरेंगे, बराबर रेंज होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें काइनेमेटिक्स का भी कंसेप्ट चाहिए होगा, फ्लूइड का भी चाहिए होगा, पढ़ेंगे अपन इसको ना, टोरिसेलिस थ्योरम है और काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है ना, प्रोजेक्टाइल का। हाँ बिल्कुल, हाँ, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी कहते हैं ना। ये पानी इस तरह का शेप कैसे ले लेता है यार, देखा है पानी भी अजीब अजीब खेलता है, कभी कभी बिल्कुल ऐसे फैल जाता है, कभी कभी स्फीयर टाइप की ड्रॉप बना लेता है, अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है। ये सारे फंडे किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये सारे फंडे किस चीज पे डिपेंड करेंगे? सरफेस टेंशन करके हम कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, हमने कहा ना बहुत कुछ पढ़ेंगे ना, ठीक है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भाई मजा आ जाता है इस क्वेश्चन में ना। मुझे बताओ, मटका, मटका पता ना, अर्थन पोट, हाँ, मटका पानी ठंडा कैसे करता है, ये बताओ। मटका पानी ठंडा कैसे करता है? बस बहुत आसान क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। और इसमें यार ये बताओ, मटका पानी ठंडा कैसे करता है? क्यों? इसका आंसर नहीं देता। इसका आंसर थर्मोडायनामिक्स के टाइम पे दूंगा।
पर इससे तुम्हें पता चलता है कि फिजिक्स पढ़नी किस, एग्जैक्ट फिजिक्स क्या है, एग्जैक्ट फिजिक्स क्या है। तो लेट्स सी तुम लोग क्या बताते हो। आप अपने टेलीग्राम की लिंक दे दो बेटा। टेलीग्राम चैनल की लिंक ये है @NEET_physics है ना, इस पे सारी फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएंगी है ना। @NEET_, दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल है ना। और अनअकैडमी सेपियन का भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो की लिंक में अनअकैडमी का भी टेलीग्राम चैनल होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल होगी, मुझे फॉलो कर लेना, तो मेरी जो भी फ्री लाइव क्लासेस होंगी ना तुम्हें पता चलता रहेगा। इवापोरेशन, ओके। और कोई आंसर? वाटर इवापोरेट होकर अंदर के वाटर को कूल कर देता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बोल रहे वाटर इवापोरेट हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, वाटर इवापोरेट कैसे हो जाता है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, उनमें से कईयों के तुम जवाब दे भी दोगे। वाटर जब यार वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मुझे तो यही पता था यार अभी तक है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो भाई भयंकर गर्मियां पड़ रही, भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, तो भी कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस। मान लो इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो जल है मटके के अंदर, लेट से उसका टेम्परेचर है भाई, मान लो कुछ भी, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है यार, तुम कह रहे हो कि पानी इवापोरेट हो रहा है, इससे ठंडा हो रहा है। पानी तो यार 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर उससे पहले कैसे हो जा रहा है? हाँ, ड्यू टू द पोर्स विच फ्लो द एयर टू द फ्लो इनसाइड। नहीं, ड्यू टू द पोर्स, पोर्स ठीक है, पोर्स भी बिल्कुल पार्ट है। पोर्स नहीं होंगे ना तो ठंडा नहीं होगा, ये बात भी सही है। पोर्स से क्या होता है? पानी अंदर से बाहर आता है। पोर्स का बस इतना काम है, पोर्स का बेटा सिर्फ इतना सा काम है, पानी को अंदर से बाहर लाना, और कोई दूसरा काम नहीं है पोर्स का, ठीक है। पर इवापोरेट कैसे हुआ? सबसे पहली बात तो इवापोरेट कैसे हुआ, पानी इवापोरेट कैसे हो गया? वेपराइजेशन नॉट इवापोरेशन। चलो वेपराइजेशन। ऐसा नहीं लगता 100 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं लगता 100 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए? हाँ, टॉप पर ही होता है। अच्छा, वेपराइजेशन नॉट, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये वाली बात सही है। ऑल्दो है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ोगे कि इन सब में फर्क क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन वगैरह है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इट्स नॉट है ना। अरे पानी को देखा नहीं है, जब पोछा लगाते हैं घर पे तो क्या करते हैं? पानी फैला देते हैं, तो वहां पे क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? नहीं होता ना, उड़ जाता है ना। और पंखा चला दो तो और जल्दी उड़ जाता है, वो उड़ता है ना। हाँ, वो फिनोमेनन है, सही बात है, ठीक है। चलो ये भी मान लिया, चलो ये भी मान लिया भाई 45 डिग्री सेल्सियस पे उड़ गया। पर ये बाहर का पानी उड़ाना भाई, बाहर का पानी उड़ के गया, अंदर का पानी कैसे ठंडा हो गया ये बताओ? बाहर का पानी उड़ के गया, अंदर का पानी कैसे ठंडा हो गया, ये समझ में नहीं आया मुझे। मतलब मैं अपने डाउट पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो 10th क्लास में पढ़ के आते हो ना तुम यार। क्योंकि भाई जब मैं पढ़ता था मेरे को तो भयंकर डाउट आते थे, मुझे आंसर नहीं मिलते थे, मुझे तो आंसर नहीं मिलते थे भाई। खुद से बड़ी मुश्किल से कई सालों में आंसर ढूंढे, एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो ये उड़ गया, ये पानी भी उड़ गया, चलो मान लिया। अरे पर इस पानी के उड़ने से भाई अंदर का पानी कैसे ठंडा हो गया, ये तो बता दो। अंदर का पानी कैसे ठंडा हो गया? कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हुई, डजंट मेक एनी सेंस। सृष्टि 9th क्लास में पढ़ा है ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, 9th क्लास में पढ़ा है ना तुम लोगों ने, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता हूं। मटके में स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात बेटा। मटके में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी बाहर आता है, बिल्कुल सही। ये क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन है ठंडा कैसे हुआ पानी पानी ठंडा कैसे हुआ, मेरा क्वेश्चन ये है। डोंट गिव मी द आंसर इन वन वर्ड। इवेपोरेशन हो रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखो याद रखना, फिजिक्स हाई फाई टर्मिनोलॉजी में नहीं है, फिजिक्स अंग्रेजी में डेफिनेशंस याद करने में नहीं है। समझ में आई? इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तो हो सकते हैं, नीट नहीं होने वाला। फिजिक्स समझने की चीज है, और जब तुम चीजों को समझते हो ना तो बहुत आसान भाषा में समझा देती हो, है ना। ये डॉक्टर फिनमैन ने कहा है ना, डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, अभी अपन पढ़ेंगे ना। अगर तुम कोई भी चीज अच्छे से समझ जाते हो ना तो तुम उसको बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, है ना। अगर मैं कोई चीज तुम्हें ना अच्छे से नहीं समझा पाऊं ना तो समझ लेना वो चीज मेरे को भी अच्छे से समझ में नहीं आई। पर जो चीज मुझे अच्छे से समझ में आती है ना उसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। यही टीचर होता है, यही रीजन होता है ना कि बहुत सारे टीचर से समझ में नहीं आता। अरे वो खुद उन चीजों को अच्छे से नहीं समझे हुए थे, तो वो आधे से ज्यादा एक्सप्लेनेशन उड़ा देते हैं, ऐसी छोटी छोटी डेप्थ को उड़ा देते हैं वो लोग। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए तो भाई जो टॉप एजुकेटर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी टॉप रैंक्स आती है, क्योंकि उनको क्लैरिटी होती है। पोर से एयर अंदर आती है, पर चलो ठीक है, इसने बोला कि भाई हवा अंदर आ रही है, चलो मान लेते हैं हवा अंदर आ रही है, पर हवा तो 45 डिग्री सेल्सियस पे।
अंदर का पानी 15 डिग्री सेल्सियस, बाहर का पानी, बाहर हवा है 45 डिग्री सेल्सियस पे। अगर एयर अंदर जा रही है फिर तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। भाई तुम लोग जो लॉजिक दे रहे हो उससे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ठंडा कैसे हो गया? उससे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम लिक्विड। चलो, बाहर वाला पानी अंदर वाले पानी से हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, एक नया एक्सप्लेनेशन आया। निखिल बोल रहा है कि क्या कर रहा है बाहर वाला पानी, क्या कर रहा है बाहर वाला पानी, बड़ी चतुराई कर रहा है। यार मेरे को ये एक चीज बताओ यार, एक चीज बताओ यार, रॉबिन हुड करता क्या है? रॉबिन हुड करता क्या है? अमीरों से पैसा चुराता है, गरीबों में बांटता है। हीट क्या करती है? हीट क्या करती है? व्हाट इज हीट? हीट कहां से कहां फ्लो करती है ये चीज बताओ। अगर दो बॉडीज रख दूं, ये बॉडी ए है, ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये बॉडी बी है, ये मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे। हीट कहां से कहां फ्लो करेगी मुझे ये बताओ यार। हीट ए से बी पे फ्लो करेगी या बी से ए में फ्लो करेगी मुझे ये बताओ। हीट 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में जाएगी या 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगी मुझे ये बताओ, है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम गलत सही क्या है भाई, मैं तुमसे बस पूछ रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, है ना। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स करी कैसे जाती है ना, ये आर्ग्यूमेंट लेके आना है। ए टू बी जाएगी, इसमें किसी को डाउट नहीं, आई थिंक किसी को डाउट है क्या? अरे भाई रॉबिन हुड अमीरों से चुराता है, गरीबों में बांटता है, अमीरों से चुराता है, गरीबों में बांटता है ना, है ना। हमारे घर के एसी क्या करते हैं, एसी या फ्रिज, वो एंटी रॉबिन हुड है। हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंटी रॉबिन हुड है। वो गरीबों से चुराते हैं, अमीरों में बांटते हैं। एसी क्या करता है, तुम्हारा अंदर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है घर का, उसको और ठंडा करता है, बाहर को गर्म कर देता है, गरीब को गरीब कर दिया, अमीर को अमीर कर दिया। सो योर एसी एंड फ्रिज आर लाइक एंटी रॉबिन हुड। और मटका भी वही काम कर रहा है, मटका भी एंटी रॉबिन हुड है, गरीब से चुरा रहा है, अमीर में बांट रहा है। मटका भी तुम्हारा एंटी रॉबिन हुड है, गरीब से चुरा रहा है, अमीर में बांट रहा है। हाँ भाई, हाँ। तो यार ये बताओ मेरे को यार, अगर हीट है, मैं तुम्हारी बात ही कर रहा हूं, अगर हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाती है तो यार बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। हीट तो बाहर से अंदर जानी चाहिए, अंदर का पानी गर्म हो जाना चाहिए भाई। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूं। बताओ यार, हीट तो फिर बाहर से अंदर जानी चाहिए ना, अंदर का पानी गर्म होना चाहिए। ठंडा कैसे हुआ ये तो अभी भी समझ में नहीं आया मुझे, ठंडा कैसे हुआ? बकवास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज जस्ट बकवास, है ना, इट इज बकवास बंदना। अकबर, हाँ। अरे बेटा मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आज तुम समझाओगे, कल से मैं समझाना चालू करूंगा। आज तो तुम समझा रहे हो, आज तो तुम लोग मुझे बता रहे हो, आज तो बस मैं ये सिखा रहा हूं कि फिजिक्स को करते कैसे हैं। क्योंकि बच्चे पूरे साल पूछते हैं ना, सर सब कर लिया बस हुआ नहीं, सर फिजिक्स में 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली पर सर एग्जाम में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो बताऊंगा। द राइट वे टू अप्रोच फिजिक्स वो सिखा रहा हूं आज। आज की क्लास में बोलूंगा, बाकी सारी क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सिखा रहा हूं कि फिजिक्स को करते कैसे हैं, फिजिक्स को सोचते कैसे हैं, वो सिखाएंगे। इट इज नथिंग लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स को बायो की तरह नहीं करते, फिजिक्स को केमिस्ट्री की तरह नहीं करते, फिजिक्स का अपना एक अलग तरीका होता है। और अगर तुम सेम तरीके से कर रहे हो तुम नहीं कर पाओगे। 10th क्लास तक जिस तरह से पढ़ाई करी, अगर वो इस तरह से आप करोगे तो नहीं कर पाओगे। तुम्हें तरीका बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। स्टडी विल बी कंसेप्चुअल नॉट फैक्चुअल। मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। हाँ चलो, सरफेस का वाटर कूल करता, डजंट मेक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज वाला तो बेटा ठीक है, वाला कंसेप्ट है, पर एक्सप्लेन तो कर दो। बिकॉज आउटर वाटर नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू वेपराइज, हेंस इट एब्जॉर्ब्स। तुम बोल तो सही रहे हो, बट अगेन मैं तो ये कह रहा हूं भाई, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मैं अपना बता रहा हूं भाई। मैं 9th क्लास में था, मुझे जो डाउट आता था मैं तो वो बोल रहा हूं। मुझे तो भाई ये था, मुझे टीचर ने मार के चुप कर दिया था। मुझे तो ये बोला था भाई, मैंने तो यही पढ़ा था कि भाई जो हीट होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है। मैंने ये पढ़ा था भाई। इधर पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे कैसे जा रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई समझा सकता है क्या? हाँ बस बेटा अनुविधि, बस फिजिक्स ही कर दूंगा, इतना है। फिजिक्स की जिम्मेदारी हमारी है। चलो ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डेप्थ है ना, और इसका द फ्रैंकली स्पीकिंग इसको अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते ना। इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वगैरह, इनका हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए ना। कोई नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में फिर बात करेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन लेंगे क्यों होता है ना। बस इतना कह रहा हूं, अगर तुम इसका एक्सप्लेनेशन एक शब्द में देते हो इवापोरेशन, या फिर वो अंदर की हीट बाहर ले आता है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। इट इज जस्ट एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है बस वो।
उसका जो एक्चुअल रीजन है, बस तुमने 20% बचा, 80% इज स्टिल मिसिंग कि हो क्या रहा है, पानी ठंडा कैसे, इट इज नॉट इजी है ना। पीपल आर लाइक, मैं पूछता हूं मटका ठंडा, लाइक इवापोरेशन। अरे फिजिक्स यार शब्दों में नहीं है, फिजिक्स शब्दों में नहीं है, मैंने कहा ना फिजिक्स यार उसके एक्सप्लेनेशन कहां है भाई, इवापोरेशन तो बोल दिया पर एक्सप्लेनेशन कहां है उसका, हाई फाई टर्मिनोलॉजी यूज कर ली, इंग्लिश यूज कर ली, पर एक्सप्लेनेशन कहां है, वो तो मिसिंग है ना। हाँ। और सेम कंसेप्ट हमारे कूलर, घर के जो स्वैम्प कूलर होते हैं ना, पानी आता है नीचे जाता है, सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर तुम मटका नहीं समझते तो वो भी नहीं समझते। तो चलो आगे बढ़ते ना। फिजिक्स क्या है भाई, लॉज ऑफ नेचर की स्टडी, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, पढ़ लेना। मुझे इससे फीलिंग नहीं आती, मुझे जो फीलिंग आती है वो बता रहा हूं। मुझे किससे फीलिंग आती है, फिनमैन, है ना। तो फिजिक्स क्या है, उसकी जो सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन मुझे लगती है वो डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन ने दी थी, है ना। फिजिक्स क्या है उसकी जो सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन मुझे लगती है वो डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन ने दी थी। आई होप सभी जानते होंगे फिनमैन, मतलब आई एम ए बिग फैन ऑफ फिनमैन। ओके, मैं ये बता सकता हूं अभी तक के बेस्ट फिजिक्स टीचर वो लोग ना, फिजिक्स टीचर पूरी दुनिया में, इट इज द डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट एनीवन एल्स, है ना, इट इज द डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन, द बेस्ट फिजिक्स टीचर। उन्होंने फिजिक्स को इतनी आसान लैंग्वेज में समझा दिया ना, ठीक है। उनकी 3 बुक्स भी आती है, फिनमैन लेक्चर्स, ऑल्दो वो तुम्हारे लेवल पे नहीं है ना, पर मस्त है ना, कभी कॉलेज में जाने के बाद पढ़ सकते हो। ही वॉज नॉट जस्ट ए टीचर, ही वॉज ऑल्सो ए नोबेल लॉरिएट। उनको 1952 या 53 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए। उन्होंने बताइए, ही वॉज अ जीनियस गाय, ठीक है। तो उन्होंने फिजिक्स को कैसे एक्सप्लेन करा वो मैं बताता हूं ना, उनकी भाषा में ना, ठीक है। कितने लोगों को चेस खेलना आता है, मुझे ये बताओ, कितने लोगों को चेस खेलना आता है, यस और नो में जवाब दो मेरे को, कितने लोगों को चेस खेलना आता है। हाँ भाई, वीडियो को लाइक कर देना यार, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर देना यार, है ना। तुम्हारा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तुम लोग तो भाई हर जगह हो आजकल, जहां भी हो शेयर कर देना, ठीक है। हाँ हाँ, हाफ मी, यस, ठीक है। इतने लोगों को आता है, चलो अच्छी बात है, आधा खेलना आता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो, ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता और भी बहुत अच्छी बात है। मान लो तुमको चेस खेलना नहीं आता, भूल जाओ अभी 1 सेकंड के लिए सारे चेस के रूल भूल जाओ, भूल जाओ हाथी क्या होता है, भूल जाओ घोड़ा क्या होता है, सब भूल जाओ, नहीं आता चेस खेलना, नहीं आता। मान लो 2 बंदे चेस खेल रहे हैं तुम्हारे सामने, मान लो 2 बंदे चेस खेल रहे हैं तुम्हारे सामने और तुम्हें वहां पे बिठा दिया, और बीच में कांच की एक वॉल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक वॉल है, ठीक है। तुम उन लोगों को सुन नहीं सकते, मान लो वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब तुम सिर्फ इनको देख सकते हो, उनसे बातें नहीं कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम इन दोनों को चेस खेलते हुए देख सकते हो, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है चेस क्या होता है। तुम्हें यह भी नहीं पता चेस तो कोई गेम है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि ब्लैक व्हाइट है, घोड़ा है, किंग है, क्वीन है, तुम्हें कुछ नहीं पता चेस के बारे में, तुम्हें बस वहां पे बिठा दिया। तुम्हें क्या बोला, यू आर द ऑब्जर्वर, तुमसे कहा गया है भाई तुम इसे ऑब्जर्व करो और इसके रूल्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। तुम्हें किसी ने कोई रूल नहीं बताए, तुम्हें बस चेस के गेम को देखना है और प्रिडिक्ट करना है कि चेस के रूल्स क्या हो सकते हैं। और पता है ना, जो जिनको खेलना आता है उनको पता है कि चेस में कितने रूल्स होते हैं और कितना खतरनाक है। जिनको आता है उनको पता है चेस इज ए कॉम्प्लिकेटेड गेम, है ना, मजेदार बहुत है, बट जिनको आता होगा उनको दे नो, राइट। हाँ, ठीक है। बेटा इस क्लास में मैं तुम्हारी कोई भी एग्जाम रिलेटेड वगैरह क्वेरीज नहीं लूंगा, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। दिस सेशन हमारे छोटे छोटे क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए जो अभी जाएंगे, और ये सीरीज है, यहाँ पे हम फिजिक्स की बातें करेंगे ना, सही समय पे आने पे एग्जाम की स्ट्रेटजीज वगैरह की बात करेंगे, पर नीट 2020 से रिलेटेड कोई भी मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला क्वेरीज, ठीक है। तो उनके लिए अलग सेशंस होते, तुम्हारी भी सेशन लेते, उन सेशंस में आओ, है ना। हर सेशन में हर चीज नहीं है ना, हर सेशन का एक पर्पस है, हम उस पर स्टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th से 11th क्लास में है स्पेशली उनके लिए, और जो 12th के बच्चे, ठीक है। हाँ, तो तुम ऑब्जर्व करोगे ना, अब तुम भाई बैठ गए, तुमने देखा 2 बंदे खेल रहे हैं, तुम्हें ये तो पता चल जाएगा, ठीक है, 2 लोग खेल रहे हैं इसको, कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, 2 तरह की चीजें हैं, तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तुम्हें बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हें कुछ कुछ समझ में आएगा, तुम्हें लगेगा ये छोटे छोटे से जो लोग हैं, छोटे छोटे से प्यादा बोलते हैं इनको ना, प्यादा, सैनिक, कुछ भी बोलते हैं ना, ये जो छोटे छोटे से प्यादे हैं ये सीधे चलते हैं। तुमको एक रूल समझ में आया कि ये सीधे चलते हैं, एक खाना चलते हैं और सीधे सीधे चलते हैं। मान लो तुमको एक रूल समझ में आ गया, तुमने कहा चलो भाई कुछ तो समझ में आया। तुमने और गेम देखा, तुमने देखा यार ये घोड़े जैसा दिख रहा है, ये पागल है, ये एक खाना सीधा चलता है, दूसरा खाना सीधा चलता है, फिर पलट जाता है ना। ये जो घोड़े जैसा दिख रहा है ये अजीब सा है, कुछ अजीब ही कर रहा है ना, जिसको अपन ढाइगर बोलते हैं ना, है ना।
तो 2 बार सीधा चलता है, फिर लेफ्ट राइट हो जाता है, कुछ कुछ भी कर लेता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट होता है राइट होता है कब, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर तुम्हें ये समझ में आ रहा है ये कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, तुम्हें पूरा रूल समझ में नहीं आया, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक है, चलो ठीक है, कभी ऐसे में चला जाता है, कभी ऐसे में चला जाता है, कभी ऐसे में चला जाता है, अजीब अजीब कर रहा है। तो ठीक है, एक गेम तुम ऑब्जर्व करोगे आधे घंटे 1 घंटे बाद, तुम्हें कुछ कुछ समझ में आएगा, तुमने कुछ कुछ बता दिया, तुमसे कहा ठीक है, तुमसे कहा चलो एक गेम और खेलो, एक गेम और देखो, तुमने एक गेम देखा, 2 गेम देखे, तुमने मान लो 10 गेम देखे। अब तुम्हें एक गेम में बहुत कुछ समझ में नहीं आता, पर 10 गेम में बस इतना है कि एक गेम में तुम्हारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी और 10 गेम के बाद जितनी इंफॉर्मेशन होगी, 10 गेम में तुम्हारे रूल्स ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। तुम्हें पता चलेगा कि पहला गेम देखने के बाद तुम समझे थे कि सैनिक जो है, जो प्यादा है, वो सीधा चल रहा है। 10 गेम देखने के बाद तुम समझे कि हाँ भाई वो चल तो सीधा रहा है, पर जब वो किसी को मारता है तो तिरछा होकर मारता है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब तुम्हें नए रूल्स पता चले। हो सकता है कुछ चीजें तुम पहले गलत समझ गए हो, कुछ चीजें पहले, कुछ रूल्स होंगे जो तुमने गलत समझे हो, पर गेम को ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद पता चला नहीं नहीं यार, जो मैं पहले समझा था वो गलत था, अब जो समझाऊं वो सही हो। तो तुम ऐसे जितने गेम्स देखोगे उतना ज्यादा डेटा आएगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, उस हिसाब से तुम अपने रूल्स को अपडेट करते जाओगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट साइंस इज। बस यही है साइंस। दिस इज व्हाट साइंस इज, वी आर मियरली द ऑब्जर्वर। चेस मतलब नेचर। हमें किसी भगवान ने आके हमको रूल्स नहीं दिए, बेटा ये किताब लो, इस किताब में सारे रूल्स लिखे हैं दुनिया के। हमको ऐसा कोई मैनुअल नहीं दिया। हम जब ह्यूमन यहां पे आए भाई, हमको कोई मैनुअल नहीं दिया इसके साथ कि कैसे चीजें करती हैं काम, बस करती है। हमको दिखता था भाई कभी कभी बिजली कड़कती है, हमको दिखता था प्लैनेट्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, हमको दिखता लटका हुआ है, कैसे नहीं, हमको कोई रूल्स नहीं बताते। बट क्या है, साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। न्यूटन ने बहुत कुछ ऑब्जर्व करा, न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद प्लैनेट्स भगवान नहीं थे, प्लैनेट्स प्लैनेट्स थे, उसके बाद उनको भगवान मानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका मोशन रैंडम नहीं था, केपलर ने ऑब्जर्व करा था। हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज हम बता सकते हैं कि आज से 100 साल बाद सैटर्न कहां होगा, हम बता सकते हैं। दे आर नो मोर गॉड्स, राइट? समझ में आ रही बात? हम उनके बारे में बता सकते हैं, अब हम चीजें समझते हैं। तो न्यूटन ने भाई ऑब्जर्वेशन करे, न्यूटन ने नहीं ऑब्जर्वेशन करे थे, केपलर, गैलीलियो वगैरह, कोपरनिकस वगैरह, है ना, मेनली उन्होंने कहा, पर न्यूटन ने उनको उसको समझ के उसका रूल दे दिया, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। पर न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कर रहा था, वो हमारा जो मर्क्यूरी है, जो सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है, उसकी ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं करता था। आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने उसको अपडेट करा, आइंस्टाइन ने नई थ्योरी दी। आइंस्टाइन ने बोला भाई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन इज द कर्वेचर इन स्पेस टाइम, उसने कहा। और उसकी एक नई थ्योरी आई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1916 में आई थी, है ना, अराउंड न्यूटन के 200 साल बाद, लेट्स से ना, और उसने एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी लाइट को भी बेंड करती है, नई चीज है। तो क्या करते हैं हम फिजिक्स और साइंस क्या है, हम कभी ये नहीं बोलते हमको सब कुछ पता है, नहीं भाई हमको सब कुछ नहीं पता, पर हम ऑब्जर्व करते हैं और कुछ पता करते हैं, फिर कई एक्सपेरिमेंट करके उसे वेरीफाई करते हैं, है ना। मान लो अगर हमने 100 एक्सपेरिमेंट करे, 100 में से 99 एक्सपेरिमेंट उसने सेटिस्फाई कर दिए, पर एक एक्सपेरिमेंट फेल कर दिया, हम उस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि इसमें कुछ कमी है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कुछ करना है ना। सो याद रखना, फिजिक्स एंड साइंस इज नॉट अबाउट फेथ, है ना, इट्स मोर अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्चुअल डेटा। ठीक है, एंड वी आर वेरी, है ना, वी आर नॉट रिजिड एट ऑल। साइंस और फिजिक्स में आप रिजिड नहीं होते हो, लाइफ में अगर सक्सेस पानी, यू डोंट हैव टू बी रिजिड, यू हैव टू बी फ्लूइड, है ना, जैसे ब्रूस ली ने कहा था, राइट, यू हैव टू बी, और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए भी सही है ना। जरूरी नहीं है जो बातें हमको बचपन से पता है, हमको बचपन में सिखा दिया गया, जरूरी नहीं है यार वो सही हो, है ना। अगर हमको नया डेटा मिलता है, हमको नई चीजें पता चलती हैं, तो हमको अपने बिलीफ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए ना, ये ईगो नहीं होना चाहिए। ये चीजें समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना। ठीक है, चलो, तो आई होप अभी तुम समझते हो कि फिजिक्स क्या है और हम क्या करने वाले हैं ना। कभी इस तरह से नहीं, तुमने सुना होगा ना, कभी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना। मैंने सुन रहा था कहीं किसी दिन, है ना, किसी डॉक्टर के पास जा रहा था, वहां पे 2 बूढ़े अंकल बैठ के बातें कर रहे थे कि साइंस पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। चिड़िया देखा है, चिड़िया जो घोंसला बनाती है, साइंस आज तक वो घोंसला नहीं बना सकता जो घोंसला चिड़िया बना देती है। आई एम लाइक यार, दीस पीपल आर कर्सिंग साइंस। मतलब किसको कर्स करें, कौन है साइंटिस्ट, कौन है यार? मतलब हम ही लोग हैं ना, हम लोगों में से कुछ लोग, हमको कोई मैनुअल नहीं दिया, हम में से कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी नहीं बोल रहे हमको सब कुछ पता है, पर दुनिया बदल दिया, नहीं बदल दी यार। आज तुम घर पे बैठ के मेरी क्लासेस कर पा रहे हो ना, आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स है ना, हमारी दुनिया ट्रांसफॉर्म कर दी इन चीजों ने। कुछ लोगों की, सही बताओ, कुछ चुनिंदा लोगों की मेहनत है ये, जिसका फायदा हम सब उठा रहे हैं।
और मुझे नहीं लगता वर्ल्ड जो हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है और जितना सब कुछ हमारे पास है उससे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों से ज्यादा किसी को भी जाता है ना, ठीक है। सो हमें कर्ज नहीं करना, हमको कंट्रीब्यूट करना है यार। हाँ डेफिनेटली बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हम नहीं समझते, वी डोंट नो, हमें कोई आइडिया नहीं है। वी नेवर से कि वी नो एवरीथिंग यार, वी से यार हमको नहीं पता है यार, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मिलते हैं, काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाते हैं रहने के लिए। हाँ आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो इसके बाद में मैं बहुत कुछ बताऊंगा यार, आज का टाइम हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरी क्लास अगली। मेरी टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अनअकैडमी सेपियन के भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में जितनी लिंक है इस वीडियो के सब पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मेरा चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। साथ में जो बच्चे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस और इसमें क्या फर्क है, यहां पर भी पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे फिर भी बहुत पढ़े अनअकैडमी प्लस इज प्लस, तुम हमारे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ोगे, तुम्हारे सारे डाउट्स पर्सनली सॉल्व होंगे, बस इतना है और ज्यादा कुछ नहीं है। आओगे तो पता चल जाएगा। अगर तुमने अनअकैडमी पे क्लासेस नहीं करी तो कभी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस भी करते हैं, पहले फ्री लाइव क्लासेस करो। और जो उन्होंने करी हो, जो सेटिस्फाइड है कि प्रतीक सर और उनकी जो कोटा की टीम है, अगर तुम उसके साथ हो, तुम सेफ हो, तुम भाई तुम्हारे मतलब अच्छे से अच्छे रैंक देने के चांस है, तो हमारे साथ आके पढ़ाई करो। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के साथ, फिजिक्स लाइव जो ये कोड है उसके साथ सिर्फ 32,000 का पड़ेगा ना। इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 2 लाख होनी चाहिए थी, है ना, मतलब जितना तुम्हें मिलता है ना, ठीक है, पर सिर्फ 32,000 है। सर अराउंड 4,000 स्टूडेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो गाइड यू। उनमें से कई बच्चे अनअकैडमी प्लस पे हैं, वो तुम्हें बता सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, उनसे बात कर सकते हो। जो सेटिस्फाइड हो जाओ ना तभी लेना, कभी भी 99% सेटिस्फेक्शन के साथ मत लेना। जब 100% सेटिस्फाइड हो जाओ कि प्रतीक सर के साथ हो तुम, तो सब हो जाएगा, तब लेना सब्सक्रिप्शन और आ जाना हमारे पास, है ना। और इस कोड से तुमको प्रीमियम ग्रुप में एंट्री भी मिलती है। प्रीमियम ग्रुप मतलब मैंने बता दिया है ना, उसको और डिटेल में जानना है तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर सकते हो, वो बता देंगे तुम्हें। बाकी फ्री लाइव क्लासेस में आओ अनअकैडमी की, उसमें मैं और ज्यादा गाइड करूंगा। चलो बाबा गाइस यार, इसको शेयर कर देना, अच्छा लगा हो तो, है ना। तो बस इतना है कि फिजिक्स में अपन मचाने वाले हैं, पूरी फिजिक्स, है ना, पूरी फिजिक्स में अपन मचाने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और भाई है ना, न्यूज को फैला देना, क्योंकि तुम्हारे प्रतीक सर मार्केटिंग में अच्छे नहीं है भाई, मार्केटिंग नहीं आती तुम्हारे प्रतीक सर को, टीचर है भाई, टीचिंग आती है, बस मार्केटिंग का काम तुम लोग कर दो, फैला दो, बता दो लोगों को, बस तुम्हारे ही भरोसे है। चलो बाबा गाइस, सेव, बाय बाय, बाय बाय।